डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। बिहार के धुरंधर जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं पंडित, ये कह लीजिए जो है नंबर 1 ट्रेंडिंग रिसर्चर बोल लीजिए, वैज्ञानिक बोल लीजिए। मेरे साथ आदरणीय जो है संजय कुमार झा जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो ज्वलित प्रश्न हैं वो लेकर के आती हैं, इसलिए आपका बहुत स्वागत करते हैं डीके जी। सर पहला मेरा क्वेश्चन है सर एजुकेशन से रिलेटेड कि सर वित्त रहित और वित्त सहित आखिर क्या है? ये वित्त रहित और वित्त सहित परीक्षा उच्च शिक्षा में इन्होंने जो कॉलेज बनाए हैं उनका वर्गीकरण कर दिया। वित्त रहित ये होता है ना कि लोग अपने गांव के लोग या लोग कुछ मिल करके एक अगर कॉलेज चलाते हैं, दैट इज एफिलिएटेड कॉलेज, और विश्वविद्यालय उसकी मान्यता देती है तो बस मान्यता देकर छोड़ देती है और कुछ नहीं करती है। और वहाँ के जो शिक्षक हैं, जो सचिव लोग हैं, वो अपना प्रशासन के तहत उसको कॉलेज को चलाते हैं। अरे वो कॉलेज को क्या चला देंगे? कॉलेज से अपना स्वार्थ साधते हैं जो सचिव हैं वित्त रहित कॉलेज के, एफिलिएटेड कॉलेज के। विश्वविद्यालयों में सरकार, बिहार सरकार को कोई सहायता नहीं देती है, भीख देती है। अब क्या भीख देती है? तो 4 साल, 8 साल, 12 साल पर अनुदान देती है। वो किस आधार पर देती है? तो आपने कितना स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन में पास कराया, कितना को सेकंड डिवीजन में पास कराया, वो नगर नहीं होता है। उससे शिक्षकों का वेतन नहीं हो पाता है, वो जो सरकार पैसा देती है। ऐसा भी नहीं कि सरकार साले साल दे देती है, वो 8 साल 10 साल। आप देख लीजिए, पूछ लीजिए ना साहब के जाके, आप शिक्षा सचिव से पूछिए जाकर के कि वित्त रहित को कब कब कौन पैसा दिया गया, उनकी चर्चा नहीं। अरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं वो भी तो, उनको भी जो वेतन बांटने के लिए, पेंशन बांटने के लिए पैसा मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। 2 महीना 3 महीना पर एक बार अखबार में निकलेगा कि विश्वविद्यालयों को वेतन और पेंशन बांटने के लिए बिहार सरकार ने ये 272 करोड़ रुपए जारी किया। अब इतने यूनिवर्सिटी है, 15 यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी। बहुत विडंबना है। सरकार के जो नीति निर्धारक लोग हैं उनको समझ में आता नहीं है, नीति बना देते हैं। एक जो कमेटी का भी उसमें जो है वित्त रहित को लेकर के कमेटी का भी गठन हुआ था, किस तरीके से आप लोग का वेतनमान को लेकर के बात चर्चा हुआ, तो क्यों अभी तक जो है सरकार इस पर क्यों नहीं अमल कर रही है? ये दुर्भाग्य है। गांव के जो कॉलेज हैं, जो ग्रामीण इलाके में हैं, वो सभी वित्त रहित हैं और गांव के का जो विकास नहीं हो रहा है, गांव के लड़के जो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं शिक्षा में, अनुसंधान में, नवाचार में, वो कॉलेज की दुर्गति के कारण है। कॉलेज में आप जाइए, कोई लाइब्रेरी नहीं है, और लाइब्रेरी है तो बाजार में जो रोड फुटपाथ पर किताब मिलता है जो किसी काम का नहीं है, वो विद्यार्थियों के लिए उस लाइब्रेरी में रखा हुआ है। अरे तो बड़ी विडंबना है। बिहार सरकार यहाँ उच्च शिक्षा काउंसिल है, हायर एजुकेशन के लिए रूसा के अंदर में काम करती है। आ जाइए ना, बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन में ऊपर 3 करोड़ का बना हुआ सेटअप, लेकिन फायदा कुछ नहीं। वहां जो नीति निर्धारक लोग बैठे हुए हैं, जो इन्फोर्स करना है इस सारे कॉलेज को, जो ये आधुनिक युग आया इंटरनेट के बाद, अब तो एआई आ गया, तो उस तरह के अभी स्टूडेंट लोगों को सीखने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, एआई से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे शिक्षक एआई बोर्ड पर अगर पढ़ाएंगे तो डिजिटल बोर्ड से आगे की बात निकल गई। पहले डिजिटल बोर्ड था, अब एआई बोर्ड आ गया। टीचर जहां तहां से इंफॉर्मेशन लाके एकदम शार्प समझाएगा बच्चों को। तो बिहार सरकार आधारभूत संरचना, अरे अजूल फजूल में बिहार सरकार बहुत पैसा करती है। अब देखिएगा ना, अभी मंत्रिमंडल का गांधी मैदान में हुआ, उस पर 45-50 करोड़ रुपया खर्चा है। अब अगर उस बेवजह आवंटन कर, हाँ तो आखिर लोग जो अतिथि शिक्षक है तो अतिथि क्यों भरते हैं? अतिथि गेस्ट टीचर डालते हैं, असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर की बात आती है तो कब तक असिस्टेंट गेस्ट रहेंगे? 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल से असिस्टेंट अतिथि पर रखे हुए हैं। यहाँ के नीति निर्धारक और जो कार्यान्वयन करने वाली हैं एजेंसी, क्या रही होगी? अतिथि बनने का कारण क्या रहा होगा? देखिए, मैं भी एक अतिथि शिक्षक हूँ। मैं बीपार्ड है यहाँ पर, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ अच्छा खासा 2000 से ऊपर पैसा खर्च करके वो ये बीपार्ड स्किल सेंटर बनाया गया है।
वहां पर बिहार सरकार के जो अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी लोग हैं उनको वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं भी वहां वित्तीय प्रबंधन पढ़ाने के लिए जाता हूं। अब ऐसा नहीं, अब मैं उनके यहाँ तो जॉब तो कर नहीं सकता, बट विशेषज्ञ हूँ वित्तीय प्रबंधन का, तो हाँ उन लोगों ने मुझे पैनल में रखा हुआ है। वो लोग हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं, क्लास लेते हैं, 1.5 घंटे का क्लास होता है। तो सर ये जो है उनको जो पेमेंट जो है हर हिसाब से नहीं मिलता है। कॉपी जांच होती है तो वो भी अतिथि शिक्षक भी जाते हैं, वित्त रहित वाले जो शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हो, इंटर के हो या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज के हो, सब जो वर्क करते हैं, आखिर जो है समय पर जो है वेतन क्यों नहीं मिलती है? आखिर उनका सैलरी वेतनमान उन्हीं का एक ही कारण है। हर जगह गर्दनी पर धरना से लेकर बिहार के कोने-कोने से कौन ऐसा मंत्री विधायक नहीं है जहां पर उन्होंने नहीं गए अपना आवाज को उठाने के लिए। बहुत दिनों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं शिक्षक। आखिर क्या कारण वजह है? एक कारण जो है कि क्यों नहीं उनको जो है मिल पा रहे हैं वेतनमान? अनुदान ही पर क्यों? वो भी अनुदान 4-4 5-5 साल के बाद मिल रहा है, वो में कटौती, बीच में बिचौलियों खा जा रहे हैं। क्या कारण हो सकती है? देखिए सुशासन के दावा करने वाले लोग और शिक्षा के प्रति संवेदनहीन हैं। अब वित्त रहित और वित्त सहित करना, ये तो ये दो रंग का, शिक्षा में ये दो रंग का व्यवहार क्यों? आप ये बताइए कि शिक्षा को इन लोगों ने इस दृष्टिकोण से क्यों देखा है? कुछ लोगों को देना है भरपूर और कुछ को देना ही नहीं है। देना भी है तो हल्ला करेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, तो 8-10 साल पर अभी दिया। 9 साल पर वित्त रहित शिक्षा वालों को अपना सारा वो बेचारा आता है। अच्छा एक बात ये कहें कि वित्त जो बुक कीपिंग है, अकाउंटेंसी है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज से अच्छा है ये एफिलिएटेड वित्त रहित कॉलेज वाले का। वो लोग मेरे पास आते हैं ऑडिट करवाने के लिए, तो सब लेके आते हैं। और हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में गए तो वहां तो बहुत विचित्र स्थिति है। एक प्रिंसिपल के हाथ में सब कुछ है और वो मठाधीश बन जाता है प्रिंसिपल, और वित्तीय अनियमितता के साथ साथ सारे तरह की जो शैक्षणिक अनियमितताएं हैं वो प्रिंसिपल के द्वारा की जा रही है। और प्रिंसिपल लोग, मैंने गवर्नर साहब को कहा था, मेमोरेंडम दिया था, हम लोग मीट किए थे, जो हमारे माननीय गवर्नर अभी हैं, लेकिन गवर्नर साहब को मालूम नहीं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 के प्रावधानों का किसी को नॉलेज नहीं, किसी वाइस चांसलर के पास तो नॉलेज नहीं है। हालांकि वो वाइस चांसलर साहब लोग अपने टेबल पर इतना मोटा वो किताब रखते हैं, यूनिवर्सिटी एक्ट 1976, लेकिन उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 52, 53, 54 यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 में ये लिखा हुआ है कि स्वतंत्र क्वालिफाइड पर्सन को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करना है और उसको सिंडिकेट से अप्रूव करना है उस आदमी की नियुक्ति को, जो आज तक हुआ ही नहीं किसी विश्वविद्यालय में। और यही कारण है कि CNDG लिखती है अपने रिपोर्ट में कि जितना ये सब हमको रिकॉर्ड नहीं दिया, दस्तावेज, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिया, हम ऑडिट नहीं कर पाए। सारे यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है। अब CNDG का रिपोर्ट देखिए ना। इन लोगों को बिहार सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है यूनिवर्सिटी। ये ऑटोनॉमस के नाम पर तो गजब का खेल हो रहा है। राजभवन ही कुछ करेगी, राजभवन कुछ जानती नहीं, कुछ करती नहीं, वहां लोगों को मालूम नहीं है। अभी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये जो अभी विद्वान हमारे राज्यपाल जी आए हैं, उनको मैंने मेमोरेंडम दिया, व्हाइट पेपर ऑन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ बिहार। जब गए बहुत 2-4 बार उनको लिखा, तब एक बार हमको कॉल आया, तो बहुत कम समय दिए गवर्नर साहब, तो मैंने वो तो मेमोरेंडम उनके हाथ में दिया और उनको कहा कि सर आज तक बिहार के विश्वविद्यालयों की में अंकेक्षक की नियुक्ति जैसे बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट में लिखा हुआ है वैसे नहीं हुआ। तो उन्होंने सब क्या कर रहे हैं आप, सब यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हम कहे सर वो ऑडिटर नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे रहे हैं। वो कुछ लोग उन लोग बुलाता है कि ये मेरा ऑडिट कर दीजिए, मेरे विभाग का ऑडिट कर दीजिए, तो वो लोग उस विभाग का ऑडिट कर दिया। लेकिन एज एन होल जो यूनिवर्सिटी का ऑडिट होना चाहिए वो तो आज तक हुआ ही नहीं। अगर यूनिवर्सिटी की ऑडिट होती तो बैलेंस शीट मिलता, बैलेंस शीट मिलता तो जो फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म ठीक से काम करता। अब फिक्स रजिस्टर नहीं है मैडम यूनिवर्सिटी के पास, तो सैलरी ठीक से मिल नहीं तो ESI PF ये सब तो दूर की बात है। अरे PF में तो बहुत बड़ा मामला है ना। अच्छा एक देखिए, CNDG JP यूनिवर्सिटी के केस में लिखती है रिपोर्ट कि the university has
given loss to government because TDS deducted by income tax department not recovered as universities colleges are exempt from income tax। अब देखिए 12 करोड़ रुपया जो उनको टीडीएस काट लिया, ये लोग पैसा भेजते हैं तो उस पर हैवी इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में रखते हैं तो अब बैंक क्या करती है कि ये जो इंटरेस्ट जो होता है उसमें से इनकम टैक्स टीडीएस काटना होता है, तो टीडीएस काट के जमा करती है, नेट अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। अब देखिए वहां फाइनेंशियल एडवाइजर है हर यूनिवर्सिटी में, वहां पर फाइनेंस अफसर है, उन लोग को मालूम ही नहीं हुआ और बैंक से पूछना भी उचित नहीं समझा। ये बैंक तुम जो हमको टीडीएस दिए उस जो तुम जो हमको टीडीएस काटे उसका डिटेल दो, इंटरेस्ट तो तुमने नेट कर दिया हमारे अकाउंट में क्रेडिट, लेकिन जो तुमने उसमें से टीडीएस काट लिया उसका सर्टिफिकेट दो, हम रिकवर करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, हम पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो ये नहीं जानते हैं ये लोग, यहाँ के फाइनेंशियल एडवाइजर, यहाँ के, ये तो बड़ा टीडीएस में बड़ा घोटाला, बाप रे बाप, कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को। तो सर आखिर जो है बच्चों का उनके उनके वो तो अपना जिंदगी पूरा बिता दिए, कुछ नहीं मिल पाया उनको लेकर के, लेकिन उनके बच्चे का क्या हाल होगा, एक परिवार में पढ़ाई के लेकर के क्या होगा। देख रहे हैं कि जिस तरीके से अपना जो है जवानी पूरा दे दिए अपने वित्त रहित पे अपने कॉलेज में, तो उनके बच्चे का क्या, उनके भविष्य का क्या क्या विधि व्यवस्था रहेगी सर? देखिए ये सब के कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है ना, रिटायरमेंट भी नहीं है, तो क्या है सर? देखिए CNDG लिखती है जेपी यूनिवर्सिटी के केस में कि आफ्टर थ्रू आउट चेकिंग द सैलरी अकाउंट वी हैव ऑब्जर्व दैट 3.23 करोड़ रुपीज एक्सेस पेड इन सैलरी अकाउंट। अब देखिए 3 करोड़ 23 लाख रुपया एक्सेस सैलरी पेमेंट कर दिया, सारे यूनिवर्सिटी का सैलरी, टीए बिल, एरियर, अगर ये आप मैडम खजे तो घोटाला ही घोटाला, घोटाला ही घोटाला। अच्छा क्या सर बिहार सरकार में प्रावधान है कि एक कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए, एक कॉलेज को कितने पैसे मिलना चाहिए अगर साल का एनुअल देखा जाए तो? देखिए ये लोग कॉलेज वाले बजट बनाते हैं, वो एक बकवास खड़ा करते हैं, और बजट में वो बुला के बड़े बड़े विधायक सबको रखे हुए हैं सीनेट सिंडिकेट में, जिनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनको सबको अटैची मिलता है, अटैची में कपड़ा मिलता है, ये मिलता है, इसलिए वो लोग जाते हैं सीनेट और सिंडिकेट के। सीनेट का तो मीटिंग होता ही नहीं, सिंडिकेट की मीटिंग जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, वो लोग उसमें बजट पेश किया जाता है। अब मान लीजिए मैडम आपको एक्चुअल मालूम ही नहीं है, एक्चुअल फिगर, बैलेंस शीट नहीं है, एक्चुअल फिगर हमको मालूम नहीं है कि पिछले साल सैलरी में कितना खर्चा हुआ, एजुकेशनल इक्विपमेंट में क्या और क्या खरीदना है, और टीए में हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का पार्टिकुलर तो होगा ना सर, कोई सीए होगा, कोई ऑडिट होगा, एनुअल कुछ होगा ना, कि ग्राउंड लेकर के एक चपरासी से लेकर के एक हायर एजुकेशन तक उस कॉलेज में, उस स्कूल में क्या हुआ, कितना माली को मिला, कितना विधि व्यवस्था, कुछ तो एक ट्रेजेडी तो होगी ना। ना मैडम क्या है ना कि लोग यूनिवर्सिटी का, अभी हम लोग उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी वाले, हर यूनिवर्सिटी अपना बजट बनाते हैं, उनको कुछ नहीं, अंधेरे में तीर चलाते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं कि पिछले साल हमने टोटल कितना सैलरी और पेंशन में खर्चा किया, उनको मालूम ही नहीं कि ट्रैवलिंग में, कन्वीनियंस में, जो स्टाफ वेलफेयर में, स्टूडेंट सेमिनार में रिसर्च में कितना खर्चा किया। क्यों? तो उनके पास बैलेंस शीट नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास बिहार में बैलेंस शीट नहीं है। अब बैलेंस शीट नहीं है तो कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा है। बैलेंस शीट तो पूरा सार होता है, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसका पूरा, उसमें संपत्ति ऐसे, उसमें एसेट लायबिलिटी के बारे में आता है, उसमें कैपिटल एंड फंड के बारे में लिखा जाता है। फिर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो क्या इनकम आया, कितना गारंटी आया, कहाँ से आया, और उसके बाद किस किस हेड में खर्चा हुआ, तो एक सर्टिफाइड पोजीशन बनता है। इन लोगों के पास सर्टिफाइड बैलेंस शीट है ही नहीं। अरे ऐसे भी कोई बैलेंस शीट नहीं है, प्रोविजनल कुछ नहीं है इन लोगों के पास। तो सर लास्ट में सर मेरे चैनल के माध्यम से सर ये वीसी को और गवर्नर साहब को क्या कुछ कहना, संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके से शिक्षा विधि नियमावली सब बढ़िया ठीक तरीके से सुचारू रूप से चले? हाँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ बिहार हायर एजुकेशन काउंसिल के कर्ता धर्ताओं से, गवर्नर महोदय से, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम और सिलेबस देखिए वो कितना एडवांस हो गया। इंटरनेट और एआई के युग में उन लोगों ने पाठ्यक्रम को बदल दिया। आप एमआईटी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाइए, उनके कितने कोर्स हैं उसको देखिए, ज्योग्राफी में क्या कोर्स है और उसका वो सिलेबस निकालिए,
और यहाँ जो पटना यूनिवर्सिटी आर्मी यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस निकालिए, दोनों में आकाश पाताल न चढ़ा। अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ये लोग, जो हमारे बाबा दादा लोग पढ़ते थे वही ज्योग्राफी हमारे जेन जी बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के तो ये हैं, स्किल रखते हैं बचपन से ही, और उनको क्या ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। अब हमने उदाहरण दिया, गवर्नर साहब, ये हायर एजुकेशन के कर्ता धर्ता लोग, आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, आप उसका कैरिकुलम देखिए और आपका कैरिकुलम क्या है, दोनों देखिए, दोनों को मिलाइए। इससे साबित हो जाएगा कि आधुनिक युग में, डिजिटल युग में, ये साइबर युग में, ये एआई के युग में क्या शिक्षा दे रहे हैं। इन लोगों के पास विजन नहीं है। क्या है कि सिफारिश पर, पैरवी पर, दरबार करने पर ये पद सब मिल जाता है लोगों को। जो मेरिट वाले लोग हैं उनको बिहार हायर एजुकेशन काउंसिल में जगह नहीं मिलता है। ये कहिए ना गवर्नर साहब को, न जाने कैसा वाइस चांसलर लाते हैं जिसकी ये समझ नहीं कि जो शिक्षा पहले युग में दिए और अभी के युग में, जबकि ये इंटरनेट का युग है, जब ये एआई का युग है, ब्लॉकचेन का युग है, तो इसमें शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। हमारे बच्चे जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अब ये सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब ड्रोन से तो पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी समझ सकते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर उनको नहीं पढ़ाया जाएगा तो कैसे वो तो वही बाबा के मैनुअल जमाना के होगा। वो ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत सर धन्यवाद मेरे चैनल में तो बात करी कि जिस तरीके से मानस पुत्र जो है संजय झा जी ने बताया कि इस तरीके से जो है गवर्नर साहब इस पर विचार विमर्श करे। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है वीसी जो है वाइस चांसलर, ये अपना अपना यूनिवर्सिटी को देखे, किस तरीके से आप बच्चों को अग्रिम शिक्षा दे रहे हैं, जमाने के साथ पीछे है कि जमाने के साथ आप बदल रहे हैं। चलिए, दुनिया तो आगे बढ़ चुकी है, डिजिटलाइज के क्षेत्र में बढ़ चुकी है, एआई के क्षेत्र में बढ़ चुकी है, लेकिन आप जो है इन आउटपुट दे क्या रहे हैं बच्चों को, वही घिसा पीटा दे एंट्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बदलाव विधि व्यवस्था को लेकर के, जैसे सर ने कहा, चलिए तमाम बातों को लेकर के अगला नेक्स्ट एपिसोड में अच्छे और भी विधि व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा को लेकर के एकदम पूरे फाड़े फाड़ तक आप लोग को जन जन तक पहुंचाएंगे क्या है क्या नहीं है। जय हिंद, जय भारत। देखते